पार्लियामेंट की कोई मतलब नहीं रहेगी जिस तरीके से हुआ करती थी, होना चाहिए था। कोई भी कानून के बारे में बहस होती नहीं है। आपकी मेजॉरिटी है तो इसलिए थोपी जाती है। अब एक नियम बना लिए बीजेपी ने कि कोई भी चुनाव जीते सरकार उन्हीं की बनेगी। लेफ्ट विंग हो या ऑपोजिशन की और पार्टियां हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे नेशनल लेवल की हो, जितना जितना बीजेपी के खिलाफ बोलते गए बीजेपी उतना उतना मजबूत होती गई। मजबूत नहीं, ये इस तरीके से काम करती गई जिससे वो कमज़ोर होते गए। सोशल वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में अभी बचा है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। नफरत और हिंसा के आधार पर राजनीति चलने लगी, तब आप महंगाई भी बढ़ाते जाओ, बेरोजगारी भी बढ़ते जाए। आज़ाद हिंदुस्तान में खाने की चीज़ों के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगी। एजेंडा क्या होना चाहिए ऑपोजिशन का भी, अगर टक्कर देनी है सत्ता को नेशनल लेवल पे? क्या आम आदमी पार्टी को अल्टरनेटिव मानते हो जो स्पेस पड़ी है अभी आगे वाली सियासत में? ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ CPM ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ और बड़े ही नामी लीडर ने जिन्हों ने लीड किया, राज सभा के अंदर भी मुद्दे चुके ने। सीताराम येचरी जी साडे नाल ने। हाँ, सब तो पहला पंजाब में स्वागत है जी तुहाडा। थैंक यू, शुक्रिया। येचरी साहब, सब तो पहला और पहला सवाल ये है कि देश की पार्लियामेंट में जो अभी चल रहा है, कोई शब्द बैन कर दिए जाते हैं, या बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है, आपका तजुर्बा क्या रहा है? तजुर्बा मेरा एक ही रहा कि सही वक्त पे मैं पार्लियामेंट से निकल गया, क्योंकि अब पार्लियामेंट की कोई मतलब नहीं रहेगी जिस तरीके से हुआ करती थी, होना चाहिए था। कोई भी कानून के बारे में बहस होती नहीं है। आपकी मेजॉरिटी है तो इसलिए थोपी जाती है। और जब आप उठकर मांगते हो, हर सांसद का, MP का ये राइट है, अधिकार है कि वो वोट मांग सकता है, वो मंजूर नहीं करते। अगर ऐसे कोई मांगना शुरू करता सस्पेंड हो जाता। अब 27 लोगों को सस्पेंड किया इस सेशन में। ये अपने इतिहास में इस 75 साल में कभी हुआ नहीं। येचरी साहब, वजह क्या है कि आज के टाइम में जितनी ऑपोजिशन मजबूत होनी चाहिए लेकिन कमज़ोर नज़र आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, सभी कमज़ोर नज़र क्यों आ रहे हैं सेंटर में? वो नज़र इसलिए आ रहे हैं कि सभी विपक्षी पार्टियों के ऊपर कुछ न कुछ तरीके की दबाव जो है वो बढ़ते जा रही है। एक तरफ से देखिए जिस तरीके से ED का इस्तेमाल हो रहा है, कोई आपका ऑपोजिशन लीडर है जिसको टारगेट करना है आप, तो ED के अंदर फंसा दें। बेशक वो निर्दोष हो, लेकिन जब तक वो साबित होता है निर्दोष, सब तक टाइम गुजर जाता है। कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उनको गिरफ्तार करो, UAPA में या सेडिशन में, किसी में। आप 3 साल से पड़े हैं भीमा कोरेगांव के लोग, उनके ऊपर चार्जशीट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ बात नहीं होती। तो अब इस तरीके से जो काम कर रही है ये सरकार, या ED या सीधा सीधा भ्रष्टाचार खरीद ले, मतलब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा जो आ रहा है, देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से बदलाव हुई। अब एक नियम बना लिए बीजेपी ने कि कोई भी चुनाव जीते सरकार उन्हीं की बनेगी, बीजेपी की। तो अब ये हो गया, गोवा में हुआ, आपने देखा कर्नाटक में, आपने देखा मध्य प्रदेश में, अब देखा महाराष्ट्र में, कई नॉर्थ ईस्ट में कई सारी जगहों पर किए हैं। तो कुल मिला के विपक्ष के ऊपर ये ED का दबाव, भ्रष्टाचार के ऊपर ये केसेस जो है उसके अंदर फंसा दें, आप निर्दोष भी निकले तब तक जो है समय गुजर जाता, अब पनिशमेंट हो गया, या सीधा सीधा पैसे का प्रभाव, लालच। तो ये सब इस्तेमाल करके अब जो है अलग अलग तरीके से जो रीजनल पार्टियां हैं, जो वास्तविकता में जो एक्चुअल अपोजिशन है बीजेपी के लिए, उन सब को जो है न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं लगता कि लेफ्ट विंग हो या ऑपोजिशन की और पार्टियां हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे नेशनल लेवल की हो, जितना जितना बीजेपी के खिलाफ बोलते गए बीजेपी उतना उतना मजबूत होती गई? मजबूत नहीं, ये इस तरीके से काम करती गई जिससे वो कमज़ोर होते गए।
ये बीजेपी की मजबूती नहीं है। जी आप देखिए बीजेपी के अंदर गिनती करिए, कोई पत्रकार ये करेगा तो उनकी भलाई हो, हम पूरे उसके लिए योगदान करेंगे कि ये गिन के बताइए कि कितने दूसरे पार्टियों के लोग हैं बीजेपी में आज। ये थोड़ा होमवर्क करिए आप पत्रकार लोग जी। आप पता चलेगा बीजेपी की बढ़ नहीं रही है। लोगों को या धमकी से या लालच से या पैसे से खरीद कर आप जो है बटोर रहे हो जी। आप बटोर के आप अपनी मेजॉरिटी क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरीके से कोई बढ़ने वाली बात नहीं है बीजेपी की। और देश में जो हाल है अभी किसी भी स्टेट में लगा लें कि सरकारों की तरफ नज़र तो रहती है लोगों की कि हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी आएगी सोशल वेलफेयर की। सोशल वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में अभी बचा है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह आपको क्या लगती है? वजह यही लगती है कि देखिए वोट बटोरने के अगर तरीके बदल दें आप जी। तरीका ये है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत और हिंसा के आधार पर राजनीति चलने लगी, तब आप महंगाई भी बढ़ाते जाओ, बेरोजगारी भी बढ़ते जाए, लेकिन आखिर तनाव और जज्बात के आधार पर अगर आप राजनीति करोगे और वहाँ से लोगों के बीच में बंटवारा फूट डालो, अब यही तो है मतलब सबसे बड़ा खतरा मुल्क के लिए। हम लोग देख चुके हैं हमारे देश का बंटवारा जब हुआ था, जब वो कौमी दंगे जो देखे हैं, वो माहौल जो है फिर से पैदा हो रहा है देश में, किया जा रहा है। और इससे जो है एक बार वो हमें हो जाता तो और कोई सवाल जो है बचता नहीं। देश की पार्लियामेंट में आज तक जब से सत्ता में आई है बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा कानून है जो रद्द नहीं हुआ होगा। खेती कानून जो 3 आए, पंजाब के किसानों ने लीड किया और वो रद्द हो गए। आप क्या समझते हैं कि पंजाब जो लीड करता है आज के वक्त में अगर, और पंजाब की सियासत में राजनीति में आपको भी दिलचस्पी होगी, आप कैसे समझते हैं कि पूरे देश में ऐसा मॉडल कैसे लाना होगा कि अगर कोई कानून लोगों के खिलाफ बनता है उसको रिपील करवाया जा सकता है? पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब वो तो हर समय रही है। देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर उस लहर से लेकर आज तक उसकी भूमिका तो है ही। लेकिन ये जहाँ तक खेती के कानून के सवाल है, पंजाब तो खेती के मामले में पूरा देश का लीडर माना जाता था पहले से ही, और खेती के मामले में जो भी पंजाब कहता है मतलब उसको जो है टुकराना बड़ा मुश्किल हो जाती है, वो अलग सी बात। लेकिन दूसरे सवालों पे जमहूरियत की बात है या आपके या सेकुलरिज्म की बात है या कम्युनल हार्मनी की बात है, इन सवालों के ऊपर पंजाब का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा। जितना पार्टीशन में हुआ था वो वहाँ से सब सीखते हुए, वहाँ से भुगतते हुए पंजाब का एक बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पे फिर से शांति और कौमी एकता मतलब इसको कायम करने में बहुत बड़ा भूमिका रहा। आज भी हम समझते हैं कि पंजाब की जिम्मेदारी है कि उस तरीके की भूमिका को निभाने के लिए। अब ये 75 साल का है अपने देश की आज़ादी का। अब पंजाब में गदर बाबाओं से शुरू करके भगत सिंह, उधम सिंह, इन सब का योगदान देख लीजिए। बिना उसके देश की स्वतंत्रता को आप महसूस ही नहीं कर सकते हो कि हो सकता था। जैसे आपने नाम लिए हैं, इनमें से एक नाम है भगत सिंह, जो नेशनल हीरो भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल भी, सभी के जहन में रहता है ये नाम। लेकिन पीछे आपने भी एक सुना होगा कि भगत सिंह को अतवादी कहा गया एक एमपी की तरफ से। जब आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती है आप क्या महसूस करते हो? बहुत गुस्सा आता है। पहली बात तो ये है जब ऐसी बातें आती है और वो भी रूलिंग पार्टी की एमपी की तरफ से, तब जो है अब ये देखिए ये पूरी की पूरी प्रचार अभियान में जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर नज़र नहीं आता आपको। सावरकर साहब का है, जहाँ पर ये कपूर कमीशन ने जो गांधी जी की हत्या के कांड में सावरकर साहब को अब वो एक दोषी ठहराया, एक प्रमुख दोषी, और उसके बाद वो ब्रिटिश हुकूमत से किस तरीके से माफ़ी मांगकर वो काला पानी से निकल आए हैं, वो भी इतिहास है। तो लेकिन ये सब चीज़ों को सामने लाकर आज अपने इतिहास को ही तोड़ मरोड़ रहे हैं।
अब भगत सिंह को आतंकवाद कह रहे हैं कि बिना भगत सिंह की और उनकी वो पूरी की पूरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की पूरी योगदान जो रही है, बिना उसकी। और भगत सिंह किसका, आज मैं कह रहा था, तस्वीर लेके घूमता था अपने करतार सिंह की, हाँ शराब। अब उनकी तस्वीर उनसे कभी मिले नहीं ज़िंदगी में, लेकिन वो उसकी बहादुरी को जानते हुए उससे प्रोत्साहन बोलिए। जो एक दूसरे को ना जानते हुए पंजाब के लोग की इतनी बड़ी योगदान, अब उनको आतंकवादी कहो आप। अब यही तो बात है, जो सही में देश के लिए, आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं है, वो आज उसके नेतृत्व लेना चाहते हैं। उस तरीके से इतिहास को ही तोड़ मरोड़ रहे हैं। जो आज के समय में लोग उम्मीद की नज़र से आपसे भी उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसे इश्यूज हैं जो उठाए जाएंगे आपकी तरफ से। एजेंडा क्या होना चाहिए ऑपोजिशन का भी, अगर टक्कर देनी है सत्ता को? देखिए, सबसे पहली एजेंडा तो ये है कि आज हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था, हमारी सेक्युलर जमहूरियत को बचाते हुए डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो अधिकार है लोगों की, उसको बचाते हुए देश के अंदर लोगों की ज़िंदगी की हालत को बेहतर करना ज़रूरी है। वो है आपकी रोज़गार, आपकी महंगाई। अब ये गांधी जी के दांडी मार्च के बाद जब सवाल क्या था, नमक के ऊपर टैक्स, आज़ाद हिंदुस्तान में खाने की चीज़ों के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगी। मैंने रोज़मर्रा खाने की चीज़ों के ऊपर, कोई ब्रांडेड बातें हैं तो वो अलग है, हाँ। तो अब चावल पे, आपके गुड़ पे, आप इस सब पे आप जो टैक्स लगा रहे हो, पहली बार आज़ादी के बाद हुआ, हाँ। और दांडी मार्च के बाद ब्रिटिश वालों ने भी सीख लिया कि इन खाने की चीज़ों पे टैक्स ना लगा है, लेकिन अब हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी जनता के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं है इस सरकार को। अब ये है हमारी ऑल्टरनेट एजेंडा है कि इन सवालों के ऊपर आपके धनी लोग, जिनको आप पूरा का पूरा फ़ायदा पहुंचा रहे हो, देश की संपत्ति की लूट हो रही है, उसका पूरा फ़ायदा जो है जा रहा है चंद सरमाएदारों को, पूंजीपतियों को, जो उनके मित्र हैं, सभी जानते हैं। तो अब इस तरीके की लूट को रोकते हुए या उन पे टैक्स लगाओ, दाम मत बढ़ाओ, उन पे टैक्स लगाओ, सरकारी कारोबार शुरू करो ताकि आपकी नौकरियों की सृष्टि हो। नौकरियां चाहिए, मतलब आपका बेकार भटक रहा है हमारा नौजवान, और वो खतरनाक है हमारे लिए। गलत रास्ते पे चला गया तो बहुत खतरनाक की बात होती, तो उनके लिए ये काम करो। ये होगी हमारी ऑल्टरनेट एजेंडा। धनी लोगों के ऊपर, सुपर रिच जो है, उन पे टैक्स लगाओ, लोगों को आप जो है महंगाई दाम ना बढ़ाओ, और आप जो है एम्प्लॉयमेंट की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की सृष्टि करो। क्या आपको लगता है ये सजेशन आपकी संभव है आज के समय में, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो तो वहीं से चल रहा है? क्या ये देखिए, सवाल ये है कि जैसे भगत सिंह की जिक्र किया आपने, क्या भगत सिंह ने इसलिए किया था कि वो संभव है? किया था कि वो संभव होना चाहिए, संभव करवाना है ना जी। तो संभव करवाने के लिए आज कांग्रेस के ऊपर ईडी की तलवार भी लटक रही है, कभी कौन सी एजेंसी काम करती, कभी कौन सी। तो आप नेशनल लेवल पे क्या आम आदमी पार्टी को अल्टरनेटिव मानते हो, जो स्पेस पड़ी है अभी आगे वाली सियासत में? देखिए, नेशनल लेवल की अल्टरनेटिव हमारे देश की इतिहास ही पन्ने पलट कर देखिएगा आप, कभी भी नेशनल अल्टरनेटिव चुनाव से पहले कभी नहीं बना। 96 में आपका यूनाइटेड फ्रंट बना चुनाव के बाद जी। 77 में आपकी जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी, वो भी गठबंधन जब बाबू जगजीवन राम आए थे बाद में चुनाव के बाद, उनकी पार्टी जो मर्ज हो गई, तब बन पाया। तो या आपकी एनडीए जो वाजपेयी साहब को बनाया, वो एनडीए बना चुनाव के बाद। यूपीए जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार जब बनी, वो बना चुनाव के बाद। इस बार भी वही होगा। स्टेट लेवल पे हमें कंसोलिडेट करना है सब सेक्युलर ताकतों को, ताकि इस सांप्रदायिक ताकतों को हराए, और उसके आधार पे तब सेंटर में ऑल्टरनेटिव बनेगी। अब निश्चित रूप से आप भी रहेगा उसके अंदर, पंजाब के अंदर वही तो अब ऑल्टरनेट तो वो है, दिल्ली के अंदर वो है, केरल के अंदर हम हैं, तेलंगाना के अंदर केसीआर है। तो इस तरीके से ये लोग सब इकट्ठा होंगे। एक सवाल है, केरल के बाहर अगर जाना होगा आपने पूरे देश में,
तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको? केरल में ही है तो सीमित होकर रह गए हैं? नहीं है दिक्कत क्यों है? एक ज़माना था 10 साल भी नहीं हुए उसको, जब बंगाल में थे, त्रिपुरा में थे। हाँ, थे तो सही ना। अब फिर आएंगे, मतलब ये सवाल ही इस वक्त का है, समय का है, आएंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। ਟਾਈਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।